भविष्य में आगे का समय था जब पृथ्वी सिर्फ एक भूली हुई याद बन चुकी थी। अब जिंदगी बस दूर दराज के ग्रहों पर ही थी, जहां इंसानों ने अपने नए घर और कॉलोनीज बसा ली थी। जिस तरह पहले लोग बस ट्रेन या हवाई जहाज से सफर करते थे, अब वैसे ही हर दिन लोग एक ग्रह से दूसरे ग्रह की ओर निकलते थे, एक नई जिंदगी, नए काम और नए मकसद की तलाश में। ऐसी ही एक लंबी और जोखिम भरी यात्रा पर निकली थी हंटर ग्रेटनर नाम की एक ट्रांसपोर्ट शिप। यह शिप गहरे अंतरिक्ष में अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। इसमें करीब 40 पैसेंजर्स थे, जिन्हें क्रायो स्लीप पॉड्स में रखा गया था। यह एक ऐसी जगह थी जहां इंसानों का दिमाग कुछ वक्त के लिए बंद हो जाता था। न भूख लगती थी, न उम्र बढ़ती थी। इंसान महीनों तक गहरी नींद में सोते रहते थे, लेकिन उन्हीं सोते हुए इंसानों के बीच एक ऐसा हैवान भी था जिसे यह नींद कभी छू भी ना सके। वो था रेडिक, एक खूनी दरिंदा जिसके नाम से कायदे कानून भी कांपते थे। उसे पकड़कर एक दूर दराज ग्रह की सबसे खतरनाक जेल में ले जाया जा रहा था। पॉड के अंदर होने के बावजूद वो बेड़ियों में पूरी तरह जकड़ा हुआ था। आंखों पर पट्टी थी, लेकिन उसका दिमाग एकदम जागा हुआ था। जहां बाकी सबकी चेतना सो रही थी, वो सब कुछ महसूस कर रहा था। उसे पता था कि इस जहाज में 40 लोग हैं, कुछ मजदूर, कुछ माइनर्स, एक धर्मगुरु इमाम और एक पुलिस अफसर मिस्टर जॉन्स, जिसने रेडिक को पकड़ा था। रेडिक की दहशत ऐसी थी कि 22 हफ्तों का यह सफर एक ऐसे रास्ते से तय किया जा रहा था जहां बीच में कोई भी स्टॉप नहीं था, ताकि रेडिक कहीं भाग न पाए। सफर को अभी 2 हफ्ते ही हुए थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी नींद हमेशा के लिए तोड़ दी। शिप एक मेटियोर क्लस्टर से टकरा गई। अंतरिक्ष में घूमते हुए वह छोटे छोटे पत्थर गोलियों की तरह शिप पर बरसने लगे। पत्थरों ने शिप में छेद करते हुए कैप्टन के शरीर के आर पार हो गए। शिप का कैप्टन नींद में ही मारा गया, लेकिन वक्त रहते सिस्टम ने सारे क्रू मेंबर्स को ऑटोमेटिकली नींद से जगा दिया। पायलट फ्राई और नेविगेशन ऑफिसर ओवेंस ने कमान संभाली। वे जब कंट्रोल रूम में आए तो देखा कि शिप आग के गोले में तब्दील हो चुकी थी और पूरी रफ्तार से एक अनजान ग्रह पर गिर रही थी। फ्राई ने आखिरी दम तक जहाज को संभालने की कोशिश की। वो किसी तरह इसकी गिरने की रफ्तार कम करने में कामयाब तो हो गई, लेकिन टक्कर टाल न सकी। शिप जमीन पर आकर बुरी तरह क्रैश हो गई। इस हादसे में ज्यादातर पैसेंजर्स मारे गए और नेविगेशन ऑफिसर ओवेंस की भी मौत हो गई। जिंदा बचे बस कुछ ही लोग, पायलट फ्राई, धर्मगुरु इमाम और उसके 3 बेटे, एक घमंडी एंटीक डीलर पेरिस, एक छोटा लड़का जैक जो छुपकर शिप में चढ़ आया था, 2 कॉलोनिस्ट जिक और सैजा, पुलिस अफसर जॉन्स और आखिर में वो हैवान रेडिक। रेडिक न सिर्फ इस क्रैश में बच गया था, बल्कि जॉन्स की गिरफ्त से भाग भी निकला था। वो कहीं उस अनजान ग्रह पर गुम हो चुका था। यह ग्रह अजीब था। हवा सांस लेने लायक तो थी, लेकिन चारों ओर सिर्फ तपता हुआ रेगिस्तान फैला था। कोई हरियाली नहीं, कोई पानी नहीं, बस चमकता सूरज और झुलसा देने वाली गर्मी। बाकी बचे लोग पहले तो जिंदा बच जाने पर शुक्रगुजार थे। उन्होंने फ्राई को धन्यवाद कहा, लेकिन फ्राई जानती थी कि उनकी असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जहाज पूरी तरह तबाह हो चुका था और इस बंजर दुनिया में न पानी का पता था न खाने का। उन्होंने फौरन चेक करना शुरू किया कि उनके पास क्या क्या बचा है और कितनी देर तक वो जिंदा रह सकते हैं। जांच के बाद पता चला कि बस शराब से भरी कुछ बोतलों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उनकी उम्मीद टूटने लगी। तभी इमाम वहाँ आया। उसने यकीन भरी आवाज में कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो, रेगिस्तान में भी पानी मिल सकता है अगर निगाह सच्ची हो और तलाश में शिद्दत हो। उसकी बातों ने जैसे कुछ देर के लिए सबके हौसले को थाम लिया। अब सभी लोग पानी ढूंढने के लिए तैयार थे, लेकिन सिर्फ पानी ही समस्या नहीं थी, बल्कि खुले आसमान के नीचे एक और खतरा भी आजाद घूम रहा था, रेडिक। जॉन ने सबको चेतावनी दी कि रेडिक किसी भी कीमत पर जिंदा रहना चाहेगा और यहाँ से निकलने के लिए वो उनके संसाधनों को छीनने की कोशिश करेगा। जो उसके सामने आया वो उसे मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचेगा। इस बात ने सभी को दहशत से भर दिया। इसके बाद सभी बाहर आए। बाहर उन्होंने एक अद्भुत नजारा देखा। आसमान में 3 सूरज नजर आ रहे थे, जिनमें से एक नीले रंग का भी था। इसे देखकर इमाम ने मुस्कुराकर कहा, यह ईश्वर का इशारा है। पानी भी नीला होता है, यानी पानी उसी दिशा में मिलेगा। फ्राई और जॉन्स इमाम और उसके बेटों के साथ उसी दिशा में चल दिए। जॉन्स बहुत सतर्क था, क्योंकि उसे कुछ देर पहले उसी दिशा में रेडिक की टूटी हुई हथकड़ी मिली थी। थोड़ा आगे जाने पर जॉन्स ने दूरबीन से देखा
कुछ दूरी पर पहाड़ी के पीछे सूखे पेड़ नजर आ रहे थे। पेड़ है तो वहाँ पानी भी जरूर होगा। यह उम्मीद लेकर वे जब पहाड़ी की ओर गए तो एक भयानक मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो पेड़ नहीं थे बल्कि किसी विशालकाय जानवर की हड्डियां थी जो पेड़ जैसी आकृति में खड़ी नजर आ रही थी। पूरे इलाके में ऐसे ही दैत्याकार कंकाल बिखरे पड़े थे। शायद वो विशाल प्रजाति यहाँ कभी फलती फूलती थी। सब कुछ इतना शांत और ठहरा हुआ था कि लग रहा था जैसे कोई प्राचीन तबाही एक ही झटके में इन सब का वजूद निगल गई हो। वे सभी उस सुनसान कंकालों से भरे इलाकों से गुजरते हुए एक सकरी घाटी यानी कैनियन के बीच से होकर निकले और सामने जो देखा उसने सबको चौंका दिया। वहाँ एक बस्ती थी, इंसानों की बनाई हुई। देखकर लग रहा था कि कभी यहाँ कोई रिसर्च लैब रहा होगा, पर अब हर दरवाजा खुला था, हर दीवार पर धूल जमी थी, पर लग रहा था जैसे सालों पहले ही वो उसे छोड़कर चले गए हो। वहाँ पानी का एक स्रोत भी मौजूद था जिसे देखकर इमाम ने अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान फ्राई उस सुनसान बस्ती के एक बंद कमरे में दाखिल हुई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, दीवारों पर मोटी धूल जमी थी। वहीं बीचों बीच एक पुराना सा प्लेनेटेरियम मॉडल रखा था जिससे यह पता लगाया जा सकता था कि उस दुनिया के सूरज और ग्रह किस समय किस पोजीशन पर होंगे। कमरे में बिजली नहीं थी। फ्राई ने खिड़की खोल दी और जैसे ही सूरज की रोशनी अंदर आई वह प्लेनेटेरियम मॉडल अपने आप ही घूमने लगा। उस मॉडल में दिख रहे थे 3 सूरज और उनके बीच 3 ग्रह। उनमें से बीच वाला ग्रह वही था जहां उनकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी। सूरज चारों ओर होने की वजह से यहाँ कभी अंधेरा नहीं होता था, इसीलिए कमरों में लाइट की जरूरत ही नहीं थी। अब फ्राई उस कमरे के पीछे आई तभी उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वहाँ खड़ा था एक छोटा स्पेसशिप। पुराना था मगर शायद अब भी उड़ने लायक था। उसे देखकर फ्राई खुशी से चीख पड़ी। इसी दौरान दूसरी ओर क्रैश हुई स्पेसशिप के पास जिक मरे हुए लोगों की लाशों को दफना रहा था। वहाँ पास ही ढेर सारी टीलों जैसी आकृति थी जैसे दीमकों की माद हो। उनके पास ही जिक गड्ढा खोद रहा था। उसे जरा भी खबर नहीं थी कि रेडिक वहीं एक परछाई की तरह मंडरा रहा था। इसी बीच जिक को मिट्टी के नीचे एक सुरंग दिखाई दी। उसने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। सुरंग गहरी थी, अंधेरे में डूबी हुई। वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक अंदर से कुछ निकला और जिक को खींच लिया। जिक की दर्दनाक चीखें गूंज उठी। वो बेतहाशा गोलियां चलाने लगा। आवाज सुनकर सहजा दौड़ती हुई वहां पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गड्ढे का किनारा खून से सना था और जिक गायब था। पास ही एक कोने में रेडिक चुपचाप चाकू लिए बैठा था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सहजा को देखते ही वो भाग खड़ा हुआ अपनी पूरी तेजी से, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही एक टीले के पीछे छुपे जॉन्स ने उसे टांग अड़ाकर गिरा दिया। जॉन्स रेडिक पर टूट पड़ा, लेकिन रेडिक ने जब जवाबी हमला किया तो जॉन्स ने उसके गॉगल्स निकाल दिए। रेडिक जैसे अंधा हो गया। सूरज की रोशनी में वो ठीक से कुछ भी देख नहीं पा रहा था। इसका फायदा उठाकर जॉन्स ने एक बार फिर रेडिक को मारकर बेहोश कर दिया और उसे शिप में बंदी बना लिया। कुछ देर बाद फ्राई उसके पास आई और गुस्से में पूछा, क्या किया तुमने जिक के साथ? क्या उसे मार दिया? उसकी लाश कहाँ है? लेकिन रेडिक बिल्कुल खामोश था। फ्राई ने गुस्से में कहा, अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो हम तुम्हें यहीं मरने के लिए छोड़ जाएंगे। यह कहकर फ्राई वहाँ से जाने लगे। तभी रेडिक बोला, क्या तुमने वो गुर्राहट नहीं सुनी? फ्राई चौंक गई और पूछा, कैसी गुर्राहट? रेडिक बोला, तुम सब मुझसे डरते हो, है ना? मुझे खतरनाक समझते हो। वैसे आम दिनों में मैं इसे तारीफ समझता, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ असली खतरा मैं नहीं हूँ बल्कि कुछ और है जो मुझसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। रेडिक एक खौफनाक पहेली था। फ्राई उसकी आंखों में झांकने के लिए उसके करीब गई। तभी रेडिक एक झटके से उस पर लपका, किसी जंगली जानवर की तरह। उसकी आंखें अंधेरे में मोतियों सी चमक रही थी। उसे देखकर फ्राई भी एक पल डर कर ठिठक गई। लेकिन वहीं दूर एक कोने में जैक खड़ा था, बिल्कुल बेखौफ। उसने रेडिक की आंखों में देखते हुए कहा, क्या बात है? ऐसी आंखें चाहिए तो क्या करना होगा? रेडिक बोला, पहले तो कुछ लोगों को मारना होगा। जैक ने बेझिझक कहा, ठीक है, कर लूंगा। रेडिक मुस्कुरा दिया और फिर उसे घूरता हुआ बोला, फिर तुझे भेजा जाएगा ऐसी भयानक जगह जहाँ सूरज कभी नहीं उगता, एक अंधेरी दरिंदों से भरी जेल जिसे कहते हैं द स्लैम। वहाँ मिलेगा तुझे एक ऐसा डॉक्टर जो तेरी आंखों को चीर फाड़ कर बदल देगा, तुझे ऐसी आंख देगा ताकि तू अंधेरे में भी साफ साफ देख सके। रेडिक की ये बातें जैक के अंदर जुनून भर रही थी, लेकिन फ्राई ने जैक को वहाँ से भगा दिया। रेडिक ने कहा, लड़का जिज्ञासु है,
खैर छोड़ो, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक खूनी हूँ। मैंने कई खून किए हैं, लेकिन उसे मैंने नहीं मारा। फ्राई ने कहा, तो कहाँ है उसकी लाश? हमने सुरंग में देखा, वो वहाँ नहीं है। रेडिक बोला, क्या तुमने गहराई में जाकर देखा? फ्राई सोच में पड़ गई। उसने उसी पल उस सुरंग की गहराई में जाने का फैसला किया। हालांकि जानस उसे समझाने लगा कि रेडिक एक धोखेबाज है, उसने जरूर जिक को कहीं और दफना दिया होगा, पर फ्राई ने रेडिक की आंखों में एक सच्चाई देखी थी। उसने कमर पर एक रस्सी बांधी और बेधड़क सुरंग के अंदर घुस गई। सुरंग में आगे बढ़ते ही वह अंदर एक गुफा तक पहुंची। गुफा काफी बड़ी थी और वहां अंदर और भी कई सारी सुरंगें निकली थी। गुफा में ऊपर से हल्की रोशनी आ रही थी। उस रोशनी में फ्राई यह देखना भूल गई थी कि उस अंधेरी गुफा की दीवारों पर मौत रेंग रही थी। न जाने क्या थे वह प्राणी, गुफा में हर तरफ फैले हुए थे। फ्राई को उनकी आहटें महसूस हो रही थी, लेकिन वह उसकी नजरों से छुपे हुए थे। इसी दौरान आसपास नजरें दौड़ाने पर फ्राई को जिक के जूते नजर आए। लग रहा था जैसे जिक वहां छुपा हुआ है, लेकिन फ्राई ने जब करीब जाकर देखा, वह जिक नहीं था, बल्कि उसका आधा कटा हुआ पैर था। लग रहा था जैसे शरीर के ऊपर के हिस्से को किसी ने चबाकर खा लिया हो। फ्राई सिहर गई। तभी उसके पास से कुछ गुजरा। फ्राई की जान ही हलक में आ गई। अब उसने भी वो देखा। अंधेरे में वो खौफनाक प्राणी दीवारों से चिपके हुए थे। कुछ प्राणी उस रास्ते में भी थे जहाँ से फ्राई अंदर आई थी। फ्राई बिना एक पल पीछे देखे पूरी तेजी के साथ गुफा के ऊपरी मुहाने की तरफ चढ़ गई। फ्राई एक टीले से बाहर निकली। वो टीला असल में उन निशाचर प्राणियों का घोंसला था। बाहर निकलकर फ्राई ने अभी सुकून की सांस भरी ही थी कि तभी उसकी रस्सी पूरी ताकत से खींचने लगी। तभी वक्त रहते जॉन्स और बाकियों ने फ्राई को पकड़ लिया और उसकी रस्सी काट दी। उसी पल बाकियों ने भी उस भयानक प्राणियों की एक झलक देखी। उनकी भी रूह कांप उठी। अब उन्हें समझ आ चुका था कि उनके सामने जो खतरा है वह रेडिक से भी ज्यादा खौफनाक है। जॉन्स ने रेडिक की बेड़ियां खोल दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि रेडिक इस ग्रह से निकलने में उनकी मदद करेगा। रेडिक मान गया, पर बदले में उसे चाहिए थी अपनी आजादी। दोनों में डील हुई और वे सभी एक बार फिर आ पहुंचे इंसानों की छोड़ी उसी वीरान बस्ती में जहां फ्राई को वह पुरानी शिप मिली थी। फ्राई और सरजा उस पुरानी शिप को रिपेयर करने लगे। फ्राई ने पाया कि उस शिप की बैटरी डेड थी। उसे दोबारा शुरू करने के लिए 4 बैटरीज की जरूरत थी और बैटरी उन्हें उनकी क्रैश हुई शिप से मिल सकती थी, यानी कि अब वो आराम से यहाँ से निकल सकते थे। वे सभी शांति से बैठकर शराब के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करने लगे। इस दौरान वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर यहाँ रिसर्च करने आए लोगों के साथ क्या हुआ होगा। क्या वो वापस लौट गए होंगे? लेकिन उनके सारे जरूरी सामान तो यहीं थे। वे उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते थे? और उनकी शिप भी तो यहीं थी। इस पर जॉन्स अपनी राय देते हुए बोला, जाहिर है वो शिप उनके काम की नहीं रही होगी। शायद वो एक डिस्पोजल शिप होगी। वैसे भी वो शिप केवल 2 लोगों के लिए है, इसीलिए वो इसे छोड़ गए होंगे। तभी रेडिक ने कहा, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? वो लोग यहाँ से कभी कहीं गए ही नहीं। जो हश्र जिक का हुआ, जाहिर है वही हश्र उन लोगों का भी हुआ होगा। वो सब उन एलियन प्राणियों का शिकार हो चुके हैं। सबके चेहरे सख्त पड़ गए, क्योंकि उन्हें भी यही अंदेशा था। इसी दौरान दूसरी ओर इमाम का एक बेटा अली आसपास घूमता हुआ एक कोरिंग रूम में पहुंच गया। वो कमरा जहां कभी माइनिंग करने के लिए जमीन की जांच की जा रही थी। अंधेरे से भरा वो कमरा अंदर से लॉक था, लेकिन अली एक टूटी हुई दीवार से अंदर घुस गया था। लेकिन उसे जरा भी भनक नहीं थी कि वो कमरा उन एलियन प्राणियों का बसेरा बन चुका था। वे छत के अंधेरे कोने में चमगादड़ों की तरह लटके थे। इसी बीच गलती से अली ने उस कमरे की पावर ऑन कर दी, जिससे ऊपर की खिड़की अपने आप खुल गई और तेज रोशनी अंदर आई। रोशनी के संपर्क में आते ही वे एलियन प्राणी छटपटाने लगे और तेजी से उड़ते हुए अली पर टूट गए। अली की दर्द भरी चीख पूरे स्टेशन में गूंज उठी। इमाम और बाकी लोग बिना वक्त गवाए दौड़ पड़े और कोरिंग रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। उसी पल उड़ने वाले उन खुखार जीवों का झुंड उन पर भी टूट पड़ा, लेकिन दरवाजा खुलते ही बाहर की रोशनी कमरे में फैल गई और डर के मारे वो परछाए जैसे जीव कमरे के भीतर बने अंधेरे कुएं में जा घुसे। लेकिन असली खौफ अब सामने था। अली की लाश जमीन पर पड़ी थी, जो बेरहमी से चीर दी गई थी। उन भूखे प्राणियों ने उसके शरीर का एक एक टुकड़ा नोच खाया था।
और रह गया था सिर्फ उसका कंकाल। इमाम का जैसे कलेजा फट पड़ा। उसने धार्मिक रीति से अली का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान बाकी लोग उस कुएं की जांच में जुटे थे। जॉन्स ने वहां एक ग्लोइंग स्टिक फेंकी, तब सामने आया एक खौफनाक मंजर। कुआं इंसानी कंकालों से भरा पड़ा था और उस कुएं में कई सुरंगें भी थी। वो उड़ने वाले जीव उन्हीं सुरंगों में जा घुसे थे। तभी रेडिक बोला था मैंने, यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट पाया। रेडिक ने कहा, इस कोरिंग रूम के दरवाजे सबसे मजबूत है, इसीलिए वे सभी यहाँ इस कुएं के अंदर आकर छिपे होंगे इन जीवों से बचने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जमीन के नीचे ही उन जीवों का घर होगा। अब सारे लोग बुरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने जल्द से जल्द उस ग्रह से निकलने का फैसला किया। लेकिन जॉन्स ने कहा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो जीव जो भी है रोशनी से डरते हैं और यहाँ तो रात होती ही नहीं, इसीलिए ज्यादा घबराओ मत। बस अंधेरे से बचो और तुम सुरक्षित रहोगे। जॉन्स की इस बात ने फ्राई को एक सोच में डाल दिया। वो यह सोचकर परेशान थी कि यहाँ तो रात होती ही नहीं, फिर यहाँ मौजूद लोग उन जीवों से भागकर उस कुएं में क्यों छुपे होंगे। तभी फ्राई को कोरिंग रूम में एक पुराना मिट्टी का सैंपल मिला, जिस पर तारीख थी ठीक 22 साल पहले की, और वही महीना था जो अभी चल रहा था। उसी पल फ्राई को कुछ याद आया। वो फौरन भागकर उस कमरे में पहुंची जहां उसे पहले उस ग्रह का प्लेनेटेरियम मॉडल मिला था। फ्राई उसमें साल बदलने वाला डायल घुमाने लगी। जैसे जैसे वह साल पलटती गई, ग्रहों और सूरजों की स्थिति बदलती गई, और साल जैसे ही 22 पर रुका, ग्रहों का एक भयानक पैटर्न सामने आया। फ्राई ने देखा, हर 22 साल में वो तीनों ग्रह और तीनों सूरज एक ऐसी सीधी रेखा में आ जाते थे कि बीच वाला ग्रह जहां वो फंसे थे पूरा का पूरा अंधेरे में डूब जाता था। एक टोटल इक्लिप्स यानी ग्रहण। एक और डराने वाली बात यह भी थी कि एक बार एक सीध में आ जाने के बाद तीनों ग्रह कुछ समय तक एक साथ घूमते रहते थे। मतलब यह अंधेरा सिर्फ कुछ घंटों का नहीं बल्कि कई दिनों या शायद महीनों तक चल सकता था। और इसी अंधेरे में निकलते थे वह खुखार निशाचर प्राणी, जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जिंदा चीज को कंकाल के ढेर में बदल देते थे। अब उन लोगों में दहशत बढ़ चुकी थी। वो बस दुआ कर रहे थे कि उनके यहाँ से निकलने तक ग्रहण न लगे, पर शायद उनकी दुआओं का असर फीका पड़ गया। उन्होंने देखा एक बड़ा ग्रह सूरज को ढक रहा था। जल्द ही ग्रहण लगने वाला था। वे सभी बिना समय गवाए वहां मौजूद एक सोलर पावर ट्रक में सवार हो गए और फौरन अपनी क्रैश हुई शिप की ओर बढ़ गए, ताकि सब मिलकर उन भारी भरकम बैटरीज को जल्द से जल्द इस शिप तक ला सके और अंधेरा होने से पहले शिप स्टार्ट करके यहाँ से निकल सके। पूरी रफ्तार से ट्रक भगाते हुए वे आखिरकार अपनी क्रैश हुई शिप तक पहुँच गए। बिना वक्त गवाए उन्होंने हैवी बैटरीज को ट्रक में लोड करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी तेजी ग्रहण की रफ्तार के आगे धीमी पड़ गई। सामने आसमान में वो दानव ग्रह धीरे धीरे सूरज को निकलता जा रहा था। जैसे ही धूप गायब हुई, सोलर पावर ट्रक एक झटके में बंद हो गया और तभी एक सिहरन पैदा करने वाला मंजर उनकी आंखों के सामने था। सामने की गुफाओं से हजारों की संख्या में वो उड़ते हुए एलियन प्राणी बाहर निकले, भूखे और बेकाबू थे। उनकी चीखें उस सुनसान ग्रह की खामोशी को चीर रही थी। सब के सब डर के कांपते हुए पूरी रफ्तार से शिप के एक कार्गो केबिन की ओर भागे, जो शिप से दूर क्रैश हुआ था। उस केबिन का लोहे का मजबूत ढांचा ही अब उन्हें बचा सकता था। सभी जल्दी उस केबिन में घुस गए, पर रेडिक और सहजा पीछे रह गए। वे प्राणी तेजी से उनकी ओर उड़कर आए, पर रेडिक और सहजा उनके रास्ते से हटकर एक गड्ढे में कूद गए और कुछ पल वहीं लेटे रहे बिना शोर किए। उधर फ्राई दूर से सहजा को बताने की कोशिश करने लगी कि जरा भी हिलना मत, लेकिन सहजा घबराई हुई थी। वो उठ गई, पर जैसे ही भागने को हुई वे खूंखार प्राणी आग की तरह उस पर बरस पड़े और चंद पलों में उसे चीर फाड़ कर खा गए। रेडिक, जो अब तक शांति से लेटा था, मुस्कुराता हुआ यह सब देख रहा था। मौका मिलते ही उठ गया और अपने हाथ पैर झाड़ता हुआ आराम से केबिन की ओर आ गया। अब सूरज का आखिरी झरोखा भी उस विशाल ग्रह के पीछे गायब हो गया और वह ग्रह अब पूरी तरह अंधकार में सम गया। उसी पल गुफाओं के ऊपर बने टीलों को तोड़कर और भी बड़े और खुखार एलियन प्राणी बाहर आए और शिकार की तलाश में निकल पड़े। यह भयानक दृश्य अंधेरे के कारण किसी को दिखाई नहीं दिया, सिवाय एक के, रेडिक, जिसकी चमकती आंखें अंधेरे में भी सब देख सकती थी। सब के सब डरे सहमे केबिन में छुपे हुए थे। इसी दौरान उन्होंने गौर किया, वे प्राणी अजीब सी क्लिक की आवाजें निकाल रहे थे।
उन्होंने अंदाजा लगाया कि जरूर वो प्राणी देख नहीं सकते, लेकिन उनमें एको लोकेशन की क्षमता थी। क्लिक की आवाज छोड़कर वो पता लगाते कि सामने क्या चीज है। वे प्राणी अपने धारदार पंजों से केबिन के बाहरी हिस्से पर छेद करने लगे। यह देखकर सब के सब केबिन के अंदर वाले हिस्से में आ गए। अंधेरे से भरे एक वीरान कमरे में उनके पास एक आयरन कटिंग टॉर्च और बैटरी से चलने वाली टॉर्च थी, जिसकी रोशनी में वे आसपास देख रहे थे कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। इसी दौरान रेडिक को कुछ महसूस हुआ। वो एक अंधेरे कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसकी निगाहें किसी चीज को घूर रही थी। वो बिना हिले डुले पत्थर की तरह वहां जमा रहा। वह अंधेरे कोने में ऊपर की तरफ एक एलियन प्राणी छुपा हुआ था, शिकार की तलाश में। वो पहले ही यहाँ घुस चुका था। रेडिक चुपचाप अंधेरे में समा गया। तभी इमाम का एक बेटा हसन भटकता हुआ वहाँ आया। अचानक ही उसकी नजर भी उस प्राणी पर पड़ गई। वो ठिठक कर एक जगह पर जम सा गया। रेडिक उसके पीछे ही था। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा, बिल्कुल भी हिलना मत लड़के। लेकिन हसन बुरी तरह डरा हुआ था। वो भागने लगा, पर तभी सामने एक और एलियन अचानक निकल कर आया और हसन को बीच से चीर कर रख दिया। इस मौके का फायदा उठाकर रेडिक भागा। वो प्राणी उसके पीछे ही था। तभी जोन्स वहां आ गया। रेडिक नीचे झुका और जोन्स ने उस प्राणी पर गोलियों की बारिश कर दी, जिससे वो प्राणी ढीर हो गया। फ्राई ने उस पर टार्च की रोशनी डाली। तब उन्होंने देखा हल्की सी रोशनी भी उस प्राणी के शरीर को जला रही थी। उन्हें उन प्राणियों की कमजोरी अब समझ आ चुकी थी, लेकिन उनके पास जो लाइट्स थी वो ज्यादा देर तक नहीं चल सकती थी। एक बार रोशनी खत्म हो जाती तो उनका काम तमाम हो जाता। तब फ्राई ने फैसला किया कि टॉर्च की बैटरी खत्म होने से पहले उन्हें शिप तक पहुंचना होगा। वे अब भी अपने प्लान पर टिके रहेंगे और बैटरी लेकर पैदल ही चुपचाप उस बस्ती की ओर निकलेंगे। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। उन्हें सुरक्षा के लिए और रोशनी चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने हैंड टॉर्च, आयरन कटिंग टॉर्च, ग्लोइंग ट्यूब्स इकट्ठा किए और शराब से भरी बोतलें भी साथ ले ली, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे लैंप की तरह जलाकर रोशनी कर सके। इसके बाद सब दबे पांव बस्ती की ओर निकल पड़े। रेडिक आगे आगे चल रहा था, क्योंकि वो अंधेरे में भी रास्ता देख सकता था। वहीं जोन्स और इमाम भारी भरकम बैटरीज को खींच रहे थे। इसी बीच कुछ दूर जाते ही पेरिस की आयरन कटिंग टॉर्च बुझ गई। पेरिस दूसरी टॉर्च लेने गया, लेकिन घबराहट में वह टॉर्च भी छूटकर दूर जा गिरी। यह देखकर नादान जैक अपनी ग्लोइंग ट्यूब निकाल कर टॉर्च उठाने चला गया। तभी एक खूंखार प्राणी उड़ता हुआ उस पर झपटने को हुआ, लेकिन इमाम ने सही वक्त पर जैक को खींच लिया। जैक बाल बाल बच गया। उसी पल उन्होंने आसपास देखा। वे लोग चारों तरफ से उन खूंखार एलियन प्राणियों से घिरे हुए थे, पर रोशनी के कारण वे अब तक बचे थे। पेरिस डर से कांप गया और घबराहट में किसी और ही दिशा में भागने लगा। ग्लोइंग ट्यूब अब भी उससे लिपटी हुई थी। वो जैसे ही थोड़ी दूर गया, ग्लोइंग ट्यूब का प्लग बैटरी से अलग हो गया और पेरिस के चारों ओर अंधेरा छा गया। पेरिस ने जल्दी से लाइटर जलाई और शराब मुंह में भरकर फूंक मारी, जिससे तेज रोशनी हुई। और तब पेरिस ने जो देखा, उसकी रूह कांप गई। एलियन के झुंड उसे घेरे खड़े थे। जैसे ही उसकी लाइटर बुझी, एलियन उस पर टूट पड़े और बदन का एक एक हिस्सा चीर फाड़ कर खा गए। उधर अंधेरे की वजह से बाकियों को तो पेरिस की भयानक मौत दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन रेडिक अपनी चमकीली आंखों से एकटक उसे देख रहा था, मानो यह भयानक मौत उसे सुकून दे रही हो। वहीं ग्लोइंग ट्यूब बुझ जाने के बाद फ्राई और बाकियों ने शराब की बोतलों में आग जलाकर लैंप तैयार कर लिया था। वे लोग बिना रुके आगे बढ़ते गए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि रेडिक उन्हें बस्ती की ओर ले जाने के बजाय एक ही जगह पर घुमा रहा था। जोन्स ने चिढ़कर रेडिक से कहा, क्या यह कोई मजाक है? कैनियन की ओर जाने के बजाय तुम हमें घुमा फिराकर वहीं ले आए। रेडिक ने कहा, जानता हूँ, लेकिन यह जरूरी था। मैं हालात का जायजा ले रहा था, जिसके लिए मुझे टाइम चाहिए था। वहाँ कैनियन में मौत मंडरा रही है। इन एलियन प्राणियों का पूरा दल है वहाँ, और हमारे साथ यह जो लड़की है उसे ब्लीडिंग हो रही है पीरियड की वजह से, और उन एलियंस को खून की गंध आकर्षित करती है। यह सुनकर फ्राई ने कहा, क्या बक रहे हो? मुझे तो कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही। रेडिक ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, उस लड़की की बात कर रहा हूँ। रेडिक का इशारा जैक की ओर था। असल में जैक एक लड़की थी जो लड़कों के भेष में छुपी हुई थी, ताकि लोग उसे मजबूत समझे
और अच्छा बर्ताव करे। यानी कि अब तक जैक ही उन प्राणियों को आकर्षित करती आई थी, अब आगे उन प्राणियों के इलाके से होकर गुजरना मतलब सीधा मौत को दावत देना था। फ्राई भी अब बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने कहा कि अब उन्हें आगे जाने के बजाय वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जॉन्स उस पर भड़क गया क्योंकि उन्हें यहाँ लाने का प्लान फ्राई का ही था। जॉन्स अब पीछे नहीं हटना चाहता था। वो रेडिक के साथ अकेले में आया और प्लान बनाने लगा। उसका प्लान था कि वे जैक को मारकर उसे चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे और उसकी लाश कैनियन में उन प्राणियों के झुंड के आगे डालकर कैनियन से निकल जाएंगे। रेडिक हंस पड़ा। दरिंदगी में तो जॉन्स ने रेडिक को भी मात दे दी थी, पर रेडिक को कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि असल में जॉन्स कोई पुलिस वाला नहीं था, बल्कि पुलिस के भेष में एक बंटी हंटर था। वो पुलिस से इनाम पाने के लिए रेडिक को पकड़कर जेल ले जा रहा था। असल में तो जॉन्स एक सनकी था। अपनी सनक को काबू में रखने के लिए वो छुप छुप कर नशीली दवाइयाँ लेता था। जॉन्स जैक को मारने के लिए रेडिक को उकसाने लगा जैसे रेडिक उसका गुलाम हो, लेकिन यह सब सुनकर रेडिक का दिमाग फिर गया। उसने कहा, चारा बनाना ही है तो क्यों न बड़ा चारा बनाया जाए। उसने जॉन्स पर ही हमला कर दिया। दोनों के बीच झड़प होने लगी, पर अंत में रेडिक ने जॉन्स को जख्मी कर अंधेरे में धकेल दिया। उसके खून की गंध से कुछ ही पलों में एलियंस वहां आ धमके और जॉन्स को चीर फाड़ कर रख दिया। अब रेडिक ने कमान संभाली और उन भारी भरकम बैटरीज को अकेले खींचता हुआ सभी को लेकर तेजी से कैनियन के बीच से निकलने लगा। उस कैनियन में उन प्राणियों का जलजला था। भूखे खूंखार वे एलियन प्राणी एक दूसरे को ही मारकर खा रहे थे। रेडिक बिना किसी की परवाह किए बस तेजी से भाग रहा था। इस दौरान उनके पास रोशनी के लिए बस शराब की बोतलों से बनी लैंप ही बची थी, पर तभी एक और मुसीबत उनके आड़े आ गई। अचानक ही वहाँ बारिश शुरू हो गई, जिससे उनकी लैंप बुझने लगी। वे सभी एक चट्टान की आड़ लेकर छुप गए। रोशनी अब कम हो चुकी थी और उसी पल कुछ भयानक घटा। अचानक ही ऊपर एक एलियन साए की तरह आया और अपनी पूंछ से इमाम के बेटे सुलेमान की गर्दन दबोचकर उसे ले गया। इमाम बेबस होकर रोने लगा। अब केवल रेडिक, फ्राई, इमाम और जैक बाकी रह गए थे। रेडिक ने पहाड़ियों में चढ़कर कुछ देखा और बोला, अब तुम लोगों का आगे जाना सुरक्षित नहीं है क्योंकि आगे बस मौत है। मैं अकेला जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। वहाँ पास ही एक गुफा थी। रेडिक ने उन तीनों को उसके अंदर छुपने को भेजा और एक चट्टान से गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। अब वो बैटरीज लेकर आगे बढ़ता गया। रेडिक ने अपना रंग दिखा दिया था। आगे कोई खतरा नहीं था, बल्कि बस्ती थी। रेडिक जल्दी सीप तक पहुंचा और अकेले ही वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। इधर फ्राई, इमाम और जैक रेडिक के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही उन्हें भी अंदाजा हो गया कि रेडिक वापस नहीं आने वाला। वे तीनों आखिरी बचे लैंप की रोशनी के भरोसे बैठे थे, पर जल्द ही वो भी बुझ गई। अब डर के मारे उनकी कपकपी छूटने लगी, लेकिन उसी पल उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई। उन्होंने देखा उस गुफा में कुछ चमकीले छोटे छोटे कीड़े मौजूद थे। फ्राई ने उन कीड़ों को शराब की बोतल में भर लिया। उन्हें रोशनी का एक साधन मिल गया। फ्राई, इमाम और जैक को वहीं इंतजार करने के लिए कहकर रेडिक के पास आ गई, जो बस उड़ान भरने ही वाला था। फ्राई रेडिक से मिन्नतें करने लगी कि वो उसके साथ इमाम और जैक को बचाने चले, लेकिन रेडिक ने कहा, उन्हें भूल जाओ, अब वो नहीं बचेंगे, पर तुम मेरे साथ आ सकती हो। लेकिन फ्राई भी उसे ऐसे ही नहीं जाने देने वाली थी। उसने रेडिक से कहा, रेडिक यही मौका है, मदद का हाथ बढ़ाकर साबित कर सकते हो कि तुम कोई जानवर नहीं, एक अच्छे इंसान हो। लेकिन रेडिक हंस पड़ा क्योंकि उसकी इंसानियत तो सालों पहले जेल की कोठरी में दफन हो चुकी थी। तभी फ्राई ने रेडिक पर हमला कर दिया, लेकिन रेडिक उस पर हावी हो गया। रेडिक एक पल में ही फ्राई का काम तमाम करने वाला था, पर अचानक वो रुक गया। उसने फ्राई की आंखों में मायूसी देखी। किसी को खोने का दुख उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। दूसरी ओर इमाम और जैक डरे सहमे गुफा में छुपे थे। उन्होंने भी कुछ चमकदार कीड़े जमा किए थे, पर उनके पास बस हल्की रोशनी थी। बाहर कोई पूरी ताकत से गुफा की चट्टान को हिला रहा था, और जब वो चट्टान हटी तो उन्होंने देखा वो फ्राई थी और अब रेडिक भी उसके साथ था। फ्राई ने रेडिक के अंदर की इंसानियत को जगा दी थी। वो दोनों इमाम और जैक को बचाकर शिप की तरफ भागने लगे। रेडिक ने पहाड़ी पर चढ़ने में उनकी मदद की और उन्हें आगे भेजा, लेकिन अब वो खुद पहाड़ी के उस पार आया तो एक एलियन उसके सामने आ खड़ा हुआ। रेडिक भी बिना एक पल सोचे उस एलियन के सामने खड़ा हो गया और उसके मूवमेंट को कॉपी करने लगा। इस तरह वो उस एलियन की नजरों में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो भागने को हुआ तो चारों ओर से
उसे कई और एलियंस ने घेर लिया। अब रेडिक का बच पाना नामुमकिन था। दूसरी ओर फ्राई, इमाम और जैक शिप तक पहुंच चुके थे, लेकिन फ्राई रेडिक का इंतजार कर रहे थे। पर ऐसी मुश्किल घड़ी में जहां इमाम भी रेडिक को बचाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, वहीं फ्राई अकेले ही उसकी मदद करने चली गई। उसने देखा कि रेडिक बुरी तरह घायल था, पर उन एलियंस के चंगुल से जिंदा बच निकला था। फ्राई उसे उठाकर ले जाने लगी, लेकिन तभी पीछे से एक एलियन ने फ्राई की पीठ में ही अपनी धारदार पूंछ घुसा दी और उसे खींच कर ले गया। रेडिक बेबस होकर बस देखता रहा। उसे पछतावा होने लगा कि उसे बचाने के लिए फ्राई ने अपनी जान दे दी, पर उसने अपना होश संभाला क्योंकि फ्राई तो वापस नहीं आ सकती थी, लेकिन पश्चाताप करने के लिए उसे इमाम और जैक को बचाना था। वो वापस शिप पर लौटा और शिप स्टार्ट करके बस निकलने को ही था कि तभी एक ख्याल ने उसे रोक दिया। उसने शिप बंद कर दी, सारी लाइट्स ऑफ करके इंतजार करने लगा। जैसे ही ढेर सारे एलियन शिप के पीछे जमा हुए, उसी पल रेडिक ने इंजन शुरू किया और उन एलियंस को भूनकर उस ग्रह से निकल गया। रेडिक जो कभी एक हैवान की तरह उस ग्रह पर उतरा था, अब एक इंसान की तरह लौट रहा था। उस अंधेरी दुनिया के साथ साथ उसने अपने अंदर के अंधकार को ही हरा दिया। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो गई। दोस्तों, उम्मीद है रेडिक के अंधेरे से उजाले तक के इस सफर ने आपको भी रोमांच से भर दिया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और अगली कोई भी वीडियोस आपसे छूट न जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।